घमंडी दुल्हन। एक गांव में एक जमींदार रणविजय सिंह, उसकी पत्नी रश्मि, छोटे भाई अजय और उसकी पत्नी आभा, ऐसा 4 लोगों का परिवार था। अजय सिंह का विवाह हाल ही में हुआ था और उसकी पत्नी आभा एक बहुत बड़े जमींदार की बेटी थी। एक दिन अजय सिंह और आभा के बीच बातचीत चल रही थी। अजी, आपके घर पर तो अलग ही रिवाज है। पहली रसोई में बहू को 5001 रुपए दे दिए गए। हमारे मायके में तो सोने के हार देने का रिवाज है। आभा, खाना तो आज भी भाभी ने ही बनाया और तुमने हाथ लगा दिया। समय समय की बात है, पिछले कुछ सालों में हमारे कारोबार में घाटा हुआ था। घर के खर्चे भी बहुत हो गए। अब हम उससे उबर रहे हैं। प्यार से जो उपहार मिल जाए वही अच्छा होता है। तुम्हारे पास हार तो है ही, समय आ जाने दो, मैं तुम्हें नौलखा हार दूंगा। ठीक है, देखती हूँ वह समय कब आता है। अब जाओ, भाभी के काम में हाथ बटाओ। तुमसे बड़ी है, कुछ कहती नहीं, लेकिन तुम्हारा भी तो फर्ज बनता है। बड़ी अलग बात है, इतना बड़ा ठाकुर खानदान और भाभी को काम करना पड़ता है। मेरे मायके में तो नौकर चाकर सब कुछ करते हैं। देखो आभा, वो तुम्हारा मायका है और ये तुम्हारा ससुराल। अब यही जिंदगी बितानी है। एक बात और, हमारे यहाँ नौकर साफ सफाई का काम करते हैं, लेकिन भोजन घर की औरतें ही बनाती हैं। हम लोग भाभी के हाथों की ही रोटियां खाते हैं। अब तुम्हारी बारी है, दिखाओ अपने हाथों का कमाल। खाना तो मुझे बनाना नहीं आता, चाय बना देती हूँ। तुम्हें सब कुछ सीखना पड़ेगा। छोटी दुल्हन आभा किचन में तो पहुंच गई, लेकिन खाना बनाने की इच्छा से नहीं गई। दीदी, हमारे मायके में नौकर चाकर खाना बनाते हैं, मुझे तो कुछ बनाना ही नहीं आता। आपके हाथों में स्वाद है, मेरे हाथ से खाना बन जाएगा, लेकिन उसमें कोई स्वाद नहीं आएगा, उसे कोई नहीं खाएगा। आभा, तुम नई नवेली दुल्हन हो, मेरे साथ किचन में आ जाया करो और धीरे धीरे सब कुछ सीख जाओगी। चलो, सब्जी काट दो, तड़का मैं लगा दूंगी। अजय ने भाभी को सचेत किया। भाभी, देवरानी को अगर सर पर चढ़ाओगी तो बाद में बहुत पछताओगी। अरे, इनके ऊपर मायके का असर है, धीरे धीरे यहाँ के रंग में रंग जाएंगी। दूसरे दिन छोटी बहू रेडियो के गाने सुन रही थी और बड़ी बहू रश्मि किचन में काम कर रही थी। अरे अजय, तुम्हारी दुल्हन रेडियो ही सुनती है या कुछ काम भी करती है? भैया, मैंने उसे पहले भी समझाया है, अब फिर से समझाऊंगा। आभा, क्या कर रही हो? रेडियो सुन रही हूँ, कोई गुनाह नहीं कर रही हूँ। किचन में जाने का समय है और तुम रेडियो सुन रही हो? अरे कुछ तो ख्याल करो। मैं जानती हूँ कि दीदी ने ही तुम्हारे कान भरे हैं। यहाँ मेरा बैठना किसी को सुहाता ही नहीं। तुम्हें तो समझाना ही बेकार है। आभा अपनी जेठानी के पास पहुंच गई। क्यों दीदी, मैं जरा सा रेडियो सुनने लगी तो आपको तकलीफ हो गई और आपने भैया और अपने देवर के कान भर दिए। कैसी बातें कर रही हो आभा, मैं भला क्यों किसी के कान भरूंगी? उन्होंने जो देखा उस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। अब तुम दोष मुझ पर मढ़ रही हो। मैं सब कुछ अच्छी तरह से समझ रही हूँ। भैया और आप दोनों मुझसे जलते हैं। मेरे मायके वाले बहुत पैसे वाले हैं, इस बात से भी आप लोगों को जलन होती है। मेरी शादी में बहुत ज्यादा दहेज मिला था, यह बात आप लोगों को खल रही है। आभा, तुम अभी नई नई आई हो और न जाने क्या क्या आरोप लगा रही हो। पता नहीं तुम्हारे मन में हमारे प्रति क्या क्या भरा है। मैं आज ही उनसे बात करूंगी, हम लोग अपना चूल्हा अलग जलाएंगे। देखो आभा, तुम मेरी छोटी बहन की तरह हो, ऐसा मत करो, लोग क्या कहेंगे? मुझे लोगों की कोई परवाह नहीं। आभा अपने पति अजय को उसके बड़े भाई और भाभी के खिलाफ भड़काती है। आपके भैया ने हमेशा व्यापार की बागडोर अपने ही हाथों में रखी है, आपको सिर्फ काम पर लगा दिया है। आपकी नजर में व्यापार में घाटा हो रहा है, जबकि असलियत यह है कि व्यापार में कोई घाटा नहीं हुआ था। बहुत सारी दौलत उन्होंने दबा कर रखी है और आपको इसका पता भी नहीं चलने दिया। अब आपको अपने पैरों पर खड़ा होना है, नौकरों की तरह जीना छोड़ दीजिए।
अपनी मर्जी के मालिक बनिए। हाँ, आज तक मैंने कभी इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया। अब मुझे अपना निजी व्यापार करना चाहिए। अगले ही दिन अजय ने बड़े भैया के सामने व्यापार में बंटवारा करने के लिए मांग किया। बड़े भैया, अब मैं अपना अलग से खुद का व्यापार करना चाहता हूँ। अजय मेरे भाई, तुम्हें व्यापार का अनुभव नहीं है। इसमें कई दांव पेच होते हैं। यदि सही ढंग से ना कर पाए तो बड़ा घाटा होने की संभावना रहती है। पहले तुम सब कुछ सीख लो, इसके बाद चाहे तो अपना अलग व्यापार कर सकते हो। भैया, कोई भी पेट से सीख कर नहीं आता है। जो मुझे नहीं आएगा वो भी मैं सीख लूंगा, लेकिन मैं अपना अलग व्यापार करूंगा। जितने भी पूंजी है आधी आधी बांटी जाएगी। अजय ने अपनी जिद पकड़कर झगड़ा करके अपना व्यापार अलग कर दिया। उसे पूंजी के आधे रुपए भी मिल गए। जब रुपए हाथ में आ गए तो मौज मस्ती सूझने लगी। उसे व्यापार का अनुभव नहीं था, फिर भी वह जिद करके बस सब कुछ कर रहा था और घाटा होने लगा। अपनी बीवी के बहकावे में आकर उसने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। अब तो अपने पास रुपए भी आ गए हैं। कुछ दिनों के लिए हमें पर्यटन करना चाहिए, विदेश यात्रा करनी चाहिए। व्यापार तो होता रहेगा। हाँ, आज तक मैं भी कुएं का मेंढक बनकर यहीं पड़ा रहा। अब हम दोनों दुनिया की सैर करेंगे, मौज मस्ती करेंगे। हाँ, याद आया, तुम्हारे लिए एक बढ़िया हार बनवाऊंगा। आभा के बहकावे में आकर अजय ने अपनी पूंजी के पैसों को पानी की तरह बहाना शुरू कर दिया। वह हवाई जहाज में बैठकर विदेश यात्रा करने लगे। वहां उन्होंने जी भर के खर्चा किया। उसने व्यापार पर विशेष ध्यान नहीं दिया। उसकी पूंजी कम होते ही बहुत कम हो गई और वह कंगाली के कगार पर पहुंच गया। आभा, व्यापार में बहुत घाटा हो रहा है। यहाँ तो आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया वाली बात हो गई है। मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि व्यापार को कैसे आगे बढ़ाया जाए। आप चिंता मत कीजिए, मेरे बापूजी बहुत बड़े जमींदार हैं। उनका कारोबार इतना बड़ा है, सैकड़ों नौकर रोज उनकी ही हुजूरी करते हैं। उनके पास अथाह दौलत है। आपने तो देखा ही है कि हमारी शादी पर कितना खर्चा किया था। अगर जरूरत पड़ी तो मैं बाबूजी से आपके लिए पैसे मंगा लूंगी और अपने व्यापार में लगाऊंगी। अरे मेरी रानी, अब जरूरत सामने आ गई है। व्यापार को उठाने के लिए लाखों रुपए की जरूरत है। अगर तुम्हारे बाबूजी मदद कर सकते हैं तो उनसे मदद लेने में हर्ज ही क्या है। ठीक है, बापूजी के पास चली जाती हूँ और उनसे रुपए लेकर आती हूँ। आभा मदद देने के लिए अपने मायके में बापूजी के पास पहुँच गई। आभा बिटिया, वहाँ तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं है? वैसे तो सब कुछ ठीक है बाबूजी, बस व्यापार में घाटा हो गया। अब व्यापार को संभालने के लिए 10 लाख रुपयों की जरूरत है। आपकी मदद हो जाती तो काम बन जाता। आभा बिटिया, मैंने बहुत सारा दहेज देकर तुम्हारी शादी उस घर में इसीलिए की कि तुम्हें किसी चीज की कमी ना हो। पता नहीं कैसे लोग हैं जो तुम्हें पैसे मांगने के लिए मायके में भेज दिया। बिटिया, अब जो कुछ भी है सुख दुख तुम्हें उन्हीं लोगों के साथ मिलकर बांटना है। बापूजी, मैं अपनी इच्छा से आई हूँ। आप मेरी बात को समझिए और मेरी मदद कीजिए। बेटा, मैं इस बारे में तुम्हारी मदद नहीं कर सकूंगा। तुम्हारे जेठ रणविजय अच्छे इंसान हैं। वे व्यापार को संभालना अच्छी तरह से जानते हैं। तुमने उनसे अलग रहने का बहुत गलत निर्णय लिया और इसी कारण से आज तुम्हें यह दिन देखना पड़ रहा है। वही तुम्हारे व्यापार को संभाल सकते हैं। आभा अपने ससुराल लौट आई और बड़े दुखी मन से बैठी थी। उसकी जेठानी रश्मि से यह देखा न गया। क्या बात है आभा, मुझे बताओ, तुम इतनी दुखी क्यों हो? मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, मैं तुम्हारा दुख बांट सकती हूँ। दीदी, हमें व्यापार में बहुत बड़ा घाटा हुआ है। अब हमारे पास बहुत कम पूंजी बची है। बस इतनी सी बात। हम लोग किस दिन काम आएंगे? मैं तुम्हारे भैया से बात करूंगी, सब ठीक हो जाएगा। रश्मि अपने पति रणविजय सिंह के पास चली गई और सारा हाल सुना दिया। मैं तो अजय को पहले ही रोका था, लेकिन वो माना नहीं। अभी वो व्यापार में कच्चा है।
मैं उसका साथ दूंगा और उसके व्यापार को संभाल लूंगा। रणविजय ने सचमुच अजय का व्यापार संभाल लिया और स्थितियां बदलने लगी। बड़े भैया की कृपा से व्यापार में फायदा होने लगा। अजय की गाड़ी चल पड़ी। बड़े भैया, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको गलत समझा। आप तो हमेशा से मेरे सफल निर्देशक रहे हैं। आभा ने भी अपनी जेठानी के सामने अपनी गलती के लिए क्षमा मांगते हुए उनके पैरों पर गिर पड़ी। दीदी, मैं गलत थी और आप सही। मैंने आपसे न जाने कैसी कैसी बातें की, लेकिन आपने हमेशा मेरी बातों को सहकर उन्हें नजरअंदाज किया। इसके बावजूद आपने मेरा साथ दिया, हमें पूरी तरह से संभाल लिया। मुझे क्षमा कीजिए। रश्मि ने अपनी छोटी देवरानी को गले से लगा लिया। जादुई घड़ा। बहुत पुरानी बात है। राजस्थान के घूघरा गांव में चारों तरफ रेत ही रेत थी। पुष्पा की नई नई शादी हुई थी। बिना माँ बाप की शहरी बच्ची को घर वालों ने लाकर इस रेगिस्तान में ब्याह कर छुट्टी पाली थी। पुष्पा घर के काम निपटाकर पसीने से तरबतर हो गई थी। गर्मी में परेशान हो गई हूँ, ठंडा पानी भी नहीं नसीब होता। क्या मुसीबत है, सारे दिन गर्मी में पसीना बहाओ और पानी का कोई साधन ही नहीं। अम्मा, आज जाकर बदलू के यहाँ से नया घड़ा लेकर आती हूँ। बदलू तो आजकल बर्तन ही नहीं बनाता। आप कहें तो शाम को हाट से ले आऊं। हाँ, जा ले आ। हम तो कितने सालों से इन्हीं घड़ों का पानी पीते हैं। अम्मा, ये घड़े पुराने होकर चिकने हो गए हैं ना, इसीलिए पानी बिल्कुल ठंडा नहीं होता। पुष्पा शाम को ही हाट से एक बड़ा घड़ा लेकर आती है। अरे बहू, पूरे गांव को पानी पिलाना है क्या? अम्मा, छोटा घड़ा था ही नहीं, आखिरी घड़ा था उसके पास, उसने उतने पैसे में ही दे दिया। पुष्पा 1 किलोमीटर दूर जाकर पानी भरकर लाती थी। शाम को उसका पति सुंदर जब काम से लौट कर आता तो वो पानी भरने जाता था। पुष्पा पानी लाई और घड़े में डाल दिया। घड़े में से गुड़-गुड़ आवाज आई और इतना बड़ा घड़ा एक छोटे से घड़े के पानी में ही पूरा लबालब भर गया। पुष्पा चौंक गई। वह घड़े में झांक झांक कर देखने लगी। अम्मा, देखो तो, अजीब चमत्कार हो गया। एक छोटे से घड़े के पानी डालते ही ये इतना बड़ा घड़ा कैसे लबालब भर गया? बहू, तू हट, जरा मैं भी तो देखूं। निर्मला ने बड़े घड़े से थोड़ा पानी निकालकर पतीले में डाल दिया। पर ये क्या? घड़े में से गुड़गुड़ की आवाज आई और वह फिर से लबालब भर गया। दोनों सास बहू एक दूसरे का मुंह देखने लगी। अम्मा, मुझे तो लग रहा है ये घड़ा जादुई है। हाँ, चलो, हमें कुछ दिन पानी लेने तो नहीं जाना होगा। पुष्पा ने पूरे दिन उसी घड़े से पानी निकाल निकाल कर काम किया, फिर भी वह खत्म नहीं हुआ। गुड़गुड़ आवाज करता और लबालब भर जाता। शाम को जब पुष्पा का पति सुंदर काम से वापस आया, सुनो, हमारे पास तो जादुई घड़ा आ गया है। कितना भी पानी खर्चो, खत्म ही नहीं हो रहा। क्यों मजाक करती हो? थका हारा आया हूँ, कुछ खाने को दे दो, फिर तेरे लिए पानी भी ले आऊंगा। मैं सचमुच मजाक नहीं कर रही, पूछ लो अम्मा से। सुंदर, बहू ठीक कह रही है, तो खुद ही देख ले। सुंदर की सारी थकान छूमंतर हो गई। उसने जल्दी से घड़े से पानी निकालकर बाल्टी में भर दिया। उसी समय घड़े से गुड़गुड़ की आवाज आई और पूरा घड़ा लबालब भर गया। चलो, अब कम से कम पानी लेने इतनी दूर तो नहीं जाना पड़ेगा। पानी भी कितना मीठा है। सुंदर और पुष्पा पानी लेने नहीं जाते थे। एक दिन पानी लेने जा रही उसकी पड़ोसन रूपा ने देखा पुष्पा आराम से अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी हुई कुछ सिलाई का काम कर रही है। पुष्पा, क्या बात है, आजकल पानी लेने नहीं जाती? हाँ भाई, अभी तो नई नवेली है, तेरा तो पति ही नहीं जाने देता होगा, खुद ही पानी भरकर रख जाता होगा। आओ बैठो, तुम भी मत जाओ, मैं तुम्हें पानी दे देती हूँ। उतनी देर बैठकर बातें ही करेंगे। पुष्पा ने उसके दोनों घड़े भर कर रख दिए। रूपा रोज ही आ जाती और पुष्पा के साथ बैठकर बातें करती।
पुष्पा उसका घड़ा भरकर दे दिया करती। पुष्पा और सुंदर को भी पानी लाने की झंझट से मुक्ति मिल गई। सुंदर एक दिन काम से वापस आया। सुनो जी, हम क्यों ना इस घड़े का पानी बेचना शुरू कर दें? वाह रे पुष्पा, क्या अकल पाई है तूने। मेरे दिमाग में ये बात क्यों नहीं आई। हमें मजदूरी करने से बचा लिया। यहाँ हमारे गांव के लोग मीलों जाकर पानी लेते हैं। अगर मैं 5 रुपए प्रति घड़ा भी पानी बेचूंगा तो कितने पैसे कमा लूंगा। दूसरे दिन वह काम पर नहीं गया और घड़े से पानी ले जाकर उस रास्ते पर बैठ गया जहाँ से राहगीर अपने ऊँटों के साथ निकलते थे। धीरे धीरे उसका धंधा चल निकला। अब पैसे भी आने लगे। पुष्पा भी पानी खत्म होते ही भागकर घड़े से पानी ले जाती। कुछ ही महीनों में उनके पास बहुत पैसा हो गया। सुंदर ने उसी जगह जमीन खरीद ली और उस पर घर भी बनवा लिया। कुछ दिनों के बाद उसी रास्ते से एक बारात आई। सुंदर ने पूरी बारात वालों को पानी पिलाना शुरू किया। रेगिस्तान में एक गिलास पानी के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है और तुम मुफ्त में सबको पानी बांट रहे हो। जी हुजूर, पानी पिलाना पुण्य का काम है। इसी बहाने थोड़ा पुण्य मैं भी कमा लूंगा। कब किसका आशीर्वाद मेरे लिए वरदान बन जाए। बड़े नेक विचार है तुम्हारे। सुंदर धीरे धीरे बहुत मशहूर हो गया। उसके पास काफी पैसा हो गया। अब सब लोग जान गए थे कि सुंदर के पास कोई जादुई घड़ा है। एक दिन उसके गांव में कुछ डाकू आए। धूल उड़ती देखकर सुंदर अपने घर के भीतर छुप गया। दरवाजा तोड़ दो। दरवाजा तोड़कर सब अंदर जाते हैं तो वह गिलासों में पानी भरकर बैठा रहता है। तो तुम पानी पिलाकर हमसे छुटकारा पाना चाहते हो? नहीं मालिक, मेरी इतनी औकात कहाँ। मैंने सोचा आप सब लोग इतनी गर्मी में यहाँ तक आए हो, आपको पानी पिला दूं। अच्छा चलो पानी पिला दो। मैंने सुना है ये सबको पानी पिलाकर ही सेठ बन गया है। इसके पास कोई जादुई घड़ा है। कहाँ है तुम्हारा जादुई घड़ा? जरा हम भी तो देखें। ऐसा कुछ भी नहीं है। पूरे गांव में यह खबर फैल गई कि सुंदर के घर डाकू आए हैं। डाकू घड़े के पास पहुंच गए। उन्होंने जैसे ही घड़े को हाथ लगाया, घड़े में गुड़ गुड़ की आवाज आई और उबलता हुआ पानी सभी डाकुओं के ऊपर गिर गया। किसी के पैर जले, किसी का चेहरा झुलस गया और किसी के हाथ। सब लंगड़ाते चीखते हुए घर के बाहर भाग गए। भागो रे, जान बचाकर भागो। खौलते पानी की बौछार उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी जब तक कि वो घोड़े पर सवार नहीं हो गए। अरे पानी तो पीते जाओ। उनके जाने के बाद सुंदर, आज तुमने सारे गांव को बचा लिया। मैंने नहीं, मेरे जादुई घड़ा ने भाई। सुंदर की जादुई घड़े की चर्चा दूर तक हो गई थी। फिर किसी ने उसके घड़े को छूने का साहस नहीं किया।